हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुनून एजुकेशन पॉइंट में। देखिए, आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के जो तथ्य हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से अ, एक नया मोड़ आता है हमारे देश के आधुनिक भारत में, क्योंकि काफ़ी समय से अंग्रेजों के अत्याचार जो थे वो हमारे भारतीय सहन कर रहे थे। और अब जो है अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। किस तरीके से इसकी प्रोसेस शुरू होती है, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति शुरू हुई, उसके विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने पिछली क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी। हमने पिछली क्लास में जो भी वायसराय बने थे, जो भी गवर्नर जनरल बने थे, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। हमने लास्ट टाइम पिछली क्लास में हमने लॉर्ड माउंटबेटन को पढ़ा था, जो स्वतंत्र भारत में गवर्नर जनरल बने थे। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद हमने सी राजगोपालचारी को पढ़ा था, जो हमारे प्रथम भारतीय और अंतिम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, क्योंकि उनके बाद गवर्नर जनरल का जो पद है वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हमने लॉर्ड बेवेल को भी पढ़ा था। और लॉर्ड बेवेल के जो कार्यकाल था वो भी मैंने आपको बताया था, 44 से लेके 47। और लॉर्ड बेवेल जो है, इसके समय में मैंने आपको बताया था दो महत्वपूर्ण चीज़ें। एक बताया था 1945 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था, और एक बताया था 1946 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आया था। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। और हमने महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था, हमने रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। और जो हमने स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था वो 1793 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। एक रैयतवाड़ी व्यवस्था मैंने आपको बताई थी, वो 1792 में। और एक मैंने आपको बताया था महालवाड़ी व्यवस्था, और महालवाड़ी व्यवस्था है वो 22, ठीक है, 1822 में महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। और 1857 के सबसे पहले जो शहीद थे वो कौन थे? मंगल पांडे। और मंगल पांडे की वजह से ही ये बहुत ही मतलब इस क्रांति ने एक नया रूप धारण किया, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति थी पर्टिकुलर एक जगह नहीं चली, ये देश के अलग अलग क्षेत्रों में चली थी। ठीक है, बट इसके लिए एक मैसेज जो था वो सबके पास पहुंच रहा था, और वो एक मैसेज जो था वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे एक रोटी और कमल, रोटी और कमल को एक ऑब्जेक्ट के रूप में सबके पास पहुंचाया जा रहा था, जिसके पास ये मोटी सी रोटी पहुंच रही थी। तो रोटी एक कोड वर्ड था एक तरीके से, कि जिसके पास रोटी पहुंच गई तो उसने उसी दिन से पूरी तरीके से अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। बहिष्कार तो बहुत पहले से कर रहे थे, बट ये एक ऐसा दौर था जिसमें सबने पूरी तरीके से विरोध किया। मंगल पांडे को एक कमल का फूल मिलता है और मंगल पांडे उसी दिन से पूरी तरीके से जो है वो क्रांति पे उतर आते हैं, हथियार डाल देते हैं, और कोई भी बंदूक चलाने के लिए, हथियार चलाने के लिए पूरी तरीके से अंग्रेजों से मना कर देते हैं। मंगल पांडे 34 एनआई बटालियन, एक बटालियन थी 34 एनआई बटालियन, उसके सैनिक थे। और 34 एनआई बटालियन के सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ फोर्स किया लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाए, खासतौर से मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उनको फोर्स किया गया। फोर्स किया तो मंगल पांडे ने जो है जो अंग्रेजों ने फोर्स किया था उनके ऊपर, तो उन्हें सर्जेंट और सर्जेंट को गोली मार दी। ठीक है, गोली मार दी, अंग्रेज को मार दिया। तो लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट, ये दो थे, लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट, इन दोनों गोली मार दी, जिसकी वजह से जो है मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, बढ़िया से हम पढ़ेंगे, अच्छे से एक एक चीज़ कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल आ जाती है। डिटेल तो देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिटेल में से ही क्वेश्चन बनते हैं। हमेशा शॉर्टकट रास्ता पढ़ाई के अंदर नहीं अपनाना चाहिए कि हमें केवल वन लाइनर फैक्ट मिल जाए, हम उनको रट लें और पेपर में जाएं और सब कुछ कर लें। ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। खासतौर से ये जो वन लाइनर फैक्ट्स जो होते हैं, ये जब स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए जब उसने पूरी डिटेल पढ़ी हो, अच्छे से पढ़ी हो, कई बार सारी चीज़ों को उसने रिवीजन पर रखा हो, तब जाके वन लाइनर फैक्ट उसके लिए एक रिवीजन क्या काम करते हैं कि वो जल्दी से इस चीज़ को कर ले। जैसे कई बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब वगैरह पर, ऐसे वीडियो डाल देते हैं वन शॉट वाली, है ना।
वन शॉट वाली वीडियो डाल देते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा आधुनिक भारत खत्म, एक ही वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म, एक ही वीडियो में पूरा इतिहास खत्म। तो कहने का मतलब क्या है, ये चीज़ किसके लिए सूटेबल है? केवल उसके लिए सूटेबल है जिसने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा है और उसे एक रिकॉल करना है बस। बाकी का अगर कोई बिगिनर है, कोई न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है, उसकी अच्छी खासी तैयारी नहीं है, तो स्वाभाविक है वो उस चीज़ को देख तो लेगा, बट वो उसको अच्छा लगेगा, हाँ यार बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, एक एक वीडियो में सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन उसके दिमाग में कितना बैठा, क्योंकि मेन ही होता है पढ़ाई के अंदर कि आप पढ़ कितना रहे हो, और जितना पढ़ रहे हो तो आप दिमाग में कितना रख रहे हो, क्योंकि आप दिमाग में रखोगे तो ही आप उसको एग्जाम में कर पाओगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि देखिए वैकेंसी आती हैं, आएंगी और आती रहेंगी, ठीक है। वैकेंसी का एक समय रहता है आने का, तो आएंगी, बट ये जो वैकेंसी होती है जो उनके लिए नहीं है जो बरसाती मेंढक होते हैं कि जैसे ही वैकेंसी ओपन हुई और उन्होंने बढ़िया मन से पढ़ना चालू कर दिया, ये ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन होना भी नहीं है और ना कभी होगा। और जो रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलर रीडिंग कर रहा है, रेगुलर नियम से अपना रिवीजन कर रहा है और एक आस लगाए बैठे है कि जब वैकेंसी आएगी मैं पूरा अपना 100% दे दूंगा, और रेगुलर वो अपना रूटीन बनाए हुए है पढ़ाई का, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे एमपी पुलिस की भर्ती आई तो उसमें कुछ स्टूडेंट जो है उत्सुकता से, ठीक है, फार्म डाल देंगे, फिर अच्छे से 24 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, मैं तो कहूँ दिन रात पढ़ेंगे, 24 घंटे ना, दिन रात पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर उनका जैसे तैसे पेपर निकल भी जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, फिर फिजिकल की तैयारी करेंगे। तो कहने का मतलब ये यार, आज आपने फॉर्म डाला ना, तो आज से ही आप फिजिकल के लिए दौड़ना चालू करिए, आज से ही आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करिए ग्राउंड पे, वरना नतीजा ये होगा कि जैसे तैसे आपने हाथ पैर पटक के पेपर तो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पता चला कि फिजिकल में रह गए। ऐसा कई स्टूडेंट के साथ में होता है। अब जिनका फिजिकल नहीं निकल पाता, जिनको दिक्कत है, तो उन्हें तो बिल्कुल आदत में ही रखना चाहिए, रनिंग तो उनकी बंद ही नहीं होनी चाहिए पहली बार तो। अब पेपर आया, पेपर में उसने 45 दिन के लगभग समय मिलने वाला है, और इस 45 दिन में कोई नया स्टूडेंट क्या क्या पढ़ेगा। लेकिन जिसने इस समय 12th पास कर रखा है, जो भी स्टूडेंट है, तो स्वाभाविक है वो फॉर्म जरूर डालेगा, वो नहीं मानेगा, उसे तो फार्म डालना है, एमपी पुलिस में जाना है। बट या सच्चाई यही है कि देखो तैयारी में साल तो समय लगता है, 1 साल 2 साल लग जाते हैं और समय देना पड़ता है, और इतने कम समय में कोई नहीं करा सकता है आपकी तैयारी, कितने भी आप टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए कि जिसमें आपको 45 दिन में सब कुछ कराने वाले हैं, जो भी जैसा भी फास्ट पार्ट सब कुछ कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल दूसरों की जेब भरना है, और अगर सिस्टम से पढ़ाई करेंगे और एक तरफ से पढ़ेंगे तो ही पेपर निकलता है। और ये जो वैकेंसी हैं, ये जो जगह निकलेंगी जी, उनके लिए ही निकलेंगी जो रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम को दे ही रहे हैं, उनकी आदत में है, बस कुल मिला के रेगुलर चल रहा है जिनका। जो भी वैकेंसी आई उन्होंने उसमें दिया, फिर उसमें दिया, तो ऐसे प्रयास जो करते आ रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया लेक्चर, अपन आगे बढ़ते हैं, जिनको जैसा समझना वो अपने हिसाब से समझें, बाकी का हमारा फर्ज है कि थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दे, बाकी का सब समझदार हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के बारे में अगर हम देखते हैं, तो कंपनी की जो विस्तारवादी या साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है, यानी कंपनी ने अपना विस्तार किया, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, कहीं इधर कोठी खोल ली, कहीं उधर कर ली, अपना अपना एरिया डेवलप करने में लगे रहे, और डलहौजी की हड़प दी थी। देखिए एक चीज और है, 1857 की जो क्रांति हुई, इसके कई कारण हैं, ओके, इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से 1857 की क्रांति शुरू, इसके कई कारण हैं, क्योंकि बहुत कुछ बर्दाश्त किया गया था, लेकिन एक बर्दाश्त करने की भी हद होती है। तो विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीति, डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, और देश के राजाओं में भय, और अवध के कई राजाओं का ब्रिटिश राज्य में विलय। तो अवध जो है या और भी राज्य हैं, उनका क्या किया, उनका ब्रिटिश राज्य में विलय कर दिया गया, ठीक है। कंपनी का अकुशल व अत्याचारी प्रशासनिक तंत्र, भू राजस्व व्यवस्था के प्रति असंतोष, ठीक है, ये सब कारण दिए गए हैं। किसानों की खराब दशा, और नील व अन्य नगदी फसलें उगाने की जबरदस्ती, यानी किसानों को एक तिनकठिया प्रणाली होती है जिसमें किसानों को अपने 1/3 हिस्से पर नील की खेती करना जो था वो अनिवार्य कर दिया था, तिनकठिया प्रणाली होती है। तो नील की खेती करने के लिए किसान इच्छुक नहीं थे कि वो करें, लेकिन अंग्रेजों का दबाव था कि नहीं, तुम्हें नील की खेती करनी पड़ेगी, इस वजह से विरोध हुआ,
और विरोध हुआ तो आपने देखा 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह होता है जो कि बिहार से संबंधित है। और ये जो चंपारण सत्याग्रह है बिहार का, इसी में नील के जो किसान थे उन्होंने विद्रोह किया कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, और ये पहला विद्रोह है जिसमें गांधी जी ने मतलब अपनी उपस्थिति दी। सबसे पहला जो आंदोलन था गांधी जी का जिसमें वो सक्रिय रूप से शामिल हुए वो 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। इसके अलावा मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करना, धर्मांतरण, यानी कि जो अंग्रेज थे अपने धर्म का प्रचार भी कर रहे थे और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए धर्मांतरण भी करवा रहे थे। ठीक है। अन्य धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति में अधिकार, ठीक है, और सैनिकों की समुद्र पार देशों में जाने की अनिवार्यता। जैसे कुछ सैनिक होते थे उनका प्रण था कि नहीं हमें भारत भूमि से बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी ये सैनिकों को फोर्स करते थे कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा जहाँ भी हम भेजें। और एक और इम्पोर्टेंट रीजन है, एक एनाफील्ड राइफल थी और इसमें बताते हैं कि इसके जो कारतूस हैं, ठीक है, उन कारतूसों को प्रयोग करने से पहले मुंह से उनमें एक क्लिप वगैरह लगी रहती थी। जैसे बॉम्ब नहीं होते थे, बॉम्ब पिक्चरों में ही देखा ना हमने कि बॉम्ब की जो क्लिप होती थी उसको ऐसा खींच के फिर बॉम्ब को फेंकते थे, बॉम्ब फटता था। तो ऐसे ही कुछ ऐसी कोई क्लिप वगैरह होती थी जिसको मुंह से स्पर्श करना पड़ता था, मुंह से छीलना पड़ता था या जो भी है। तो बाद में पता चला कि अंग्रेजों की ऐसी चाल थी कि उन्होंने इस कारतूस में, ठीक है, इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगा रखी है। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी इसमें लगी है, जिससे कि अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति इसको स्पर्श करे तो उसका मुस्लिम धर्म भ्रष्ट हो, और अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति उसको मुंह से स्पर्श करे तो उसका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो। तो गाय सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस बताते हैं कि यूज करना पड़े, तो जिसकी वजह से काफी विरोध हुआ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ठीक है। तो इस चीज का यहाँ पर एनाफील्ड राइफल थी और उसका उसमें इसका उपयोग करते थे, जिसकी वजह से जो है सारे सब जो भी सैनिक वगैरह हैं सब में एक प्रकार की विरोध की भावना उत्पन्न। ठीक है। प्रचार के लिए रोटी व कमल के फूल को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि रोटी और कमल का जो प्रयोग है प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया था, और एक मोटी सी रोटी यमुना नदी के तट पर सेकी गई थी और उस रोटी को फिर जगह जगह भेजा गया था, और वो एक मैसेज था कि हाँ अब हमें अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध करना है कैसे भी करके। ठीक है। कमल का फूल जो था मैंने बताया था मंगल पांडे पे पहुंचा था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से प्रारंभ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति जो है ये कहाँ से शुरू हुई। तो भाई 1857 की जो क्रांति है बैरकपुर छावनी से प्रारंभ। कहां से प्रारंभ हुई? बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट यानी कि 34वीं एनआई बटालियन, इस नेटिव इन्फेंट्री को हम शॉर्ट में एनआई बटालियन कह देते हैं। ठीक है, 34 एनआई बटालियन, इसके सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। मंगल पांडे ने अंग्रेज सार्जेंट ह्यूर से और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी, क्योंकि ये उन पर फोर्स कर रहे थे गोली चलाने के लिए। वो उन्होंने बोला नहीं तुम्हें चलाना पड़ेगा, उसने बोला नहीं चलाएंगे, तो ऐसा कुछ विरोध किया जिसकी वजह से जो है ये ऐसा हुआ। ठीक है। तो सर्जेंट और लेफ्टिनेंट बाग का नाम भी देखो, मैंने जैसे आपको शुरू में ही ये बताया था, मैंने अपने माइंड में सर्च किए काफी समय से। देखो बहुत सी चीजें होती हैं कि हमने मान लो उनको काफी समय से देखा भी नहीं, लेकिन हमने कनेक्टिविटी रखी है तो माइंड में वो चीज रिकॉल हो जाती है। तो सबसे अच्छी जो टेक्निक है वो यही है कि ऑब्जेक्ट से चीजों को याद करो, बना के याद करो, कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। क्योंकि अपन इसी पे ही काम करते हैं कि आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, पर अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा इतना एक ऐसा तरीका अपनी पढ़ाई में यूज करो कि हमें वो चीज सही समय पे याद आ जाए, खास तौर से एग्जाम में याद आ जाए या जब हम सोचे तब याद आ जाए। अब जैसे मैंने इसको लेफ्टिनेंट बाग को सर्जेंट को कैसे याद कर रखा है, देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट बाग, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है सर्जेंट ह्यूर से। तो सर्जेंट को मैंने अर्जेंट से याद कर लिया, जैसे अर्जेंट होता है ना, अर्जेंट में कोई काम करना, ठीक है। और लेफ्टिनेंट बाग को मैंने वही टाइगर वाले बाग से याद कर रखा है। तो मैंने माइंड में एक इमेज बना रखी है कि जो मंगल पांडे है उसने क्या किया, अर्जेंट में ही एक बाग को गोली मार दी, क्योंकि यहाँ सर्जेंट लिखा है, इसको अर्जेंट याद है, अर्जेंट में उसने बाग को, देखो सही है, अगर बाघ सिटी में आ जाए और किसी व्यक्ति पे हमला कर दे तो क्या करना पड़ेगा, अर्जेंट में बाघ को गोली मारनी पड़ेगी ना।
बस वही। तो सर्जेंट यानी अर्जेंट में क्या किया, बाघ को गोली मार दी। तो सर्जेंट ह्यूर से और लेफ्टिनेंट बाघ, हमें ये दोनों याद करके रखना है, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई और 1857 की क्रांति का सबसे पहला शहीद मंगल पांडे को, ठीक है। मंगल पांडे सबसे पहले शहीद 1857 की क्रांति के। 26 फरवरी को भी बंगाल में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने भी विरोध करना शुरू किया। अब तक 34 एनआई बटालियन ने विरोध किया, तो 19 एनआई बटालियन भी क्यों पीछे रहे, 19 एनआई बटालियन ने भी उसका विरोध किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मई को मेरठ की 20 एनआई बटालियन ने भी खुला विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। वही बहादुर शाह जफर हैं जो जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, और मैंने इनका कार्यकाल भी आपको याद कराया था, अगर आपको याद हो, जिसमें शिक्के दान से याद कराया था। एक बहादुर शाह प्रथम थे, एक बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। जिसमें एक माइक लेके भागा, मैंने आपको बताया था, यानी कि 37 से लेके 57, ठीक है। माइक लेके भागा क्योंकि बहुत बहादुर था ना, तो बहादुर शाह जफर का ये कार्यकाल था 37 से लेके 57। तो यहाँ पर इसने क्या किया, बख्त खां को सैनिक नेतृत्व सौंप दिया। हुआ ये कि जब ये सब लोग विद्रोह कर रहे थे, तो उन्हें अपना एक आगे चलने वाला किसी सम्राट को तो आगे रखना था, तभी तो वो अंग्रेजों का सामना कर विरोध करते। तो ये जो जितने भी लोगों ने विरोध करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने अपना जो नेता है या अपना जो राजा है बहादुर शाह जफर को मान लिया कि तुम हमारे राजा हो, हम तुम्हारे सपोर्ट में पीछे खड़े हैं, तुम आगे चलना। तो ठीक है, तो इन्होंने बख्त खां को सेना का नेतृत्व दिया, बोला ठीक है हम अंग्रेजों का सामना करेंगे जैसे भी हम पे बनेगा। तो काफी समय गुजर चुका है, क्योंकि ये जो दौर है ये इसमें बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जो है ना वो भारत में बहुत ही मजबूती से जमा ली हैं, जिसकी वजह से अब उनको यहाँ से हटाना एक तरीके से बड़ी टेढ़ी की है। तो हुआ क्या कि बख्त खां को सैनिक नेतृत्व सौंपा, जहां जॉन निकलसन और हडसन ने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निकलसन और हडसन दो अंग्रेज हैं, और इन्होंने इनकी जो क्रांति थी, जो विरोध किया, तो इसमें इन्होंने क्या किया, इस विरोध को कंट्रोल कर लिया, यानी इस विरोध विद्रोह का दमन किया। इन्होंने सब कंडीशन संभाल ली, निकलसन और हडसन ने, ठीक है। और क्या किया, बोले हडसन ने, जो बहादुर शाह जफर थे उनके दोनों पुत्र और एक पोता था उनका, ठीक है, दोनों पुत्र और एक पौत्र को उनकी हत्या कर दी, और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, ठीक है। अब स्वाभाविक है, उसके दोनों पुत्र मारे गए, पौत्र भी मारा गया, अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसके एक प्रकार से वंश ही खत्म हो गया। तो बहादुर शाह जफर वैसे ही डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने बोला यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना। तो हत्या हो गई उनकी, तो फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया, बोला अब कहीं भी भेज दो, मेरे को ऊपर भेज दो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, है ना। रंगून भेज दिया, जहां जाकर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। और हमने उधर भी, जब आधुनिक भारत उधर हम मुगल वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उधर भी ये चीज हमने क्लियर कर रखी थी, ठीक है। इतिहास में इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा गया है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए आपका कि बिना साम्राज्य का सम्राट किसे कहा गया है, तो हम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को कहेंगे, ठीक है। और देखते हैं, अब हम अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पर ये जो क्रांति हो रही थी, तो उसके नेतृत्वकर्ताओं को पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको कभी भी नाम दे के पूछा जा सकता है कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या बुंदेलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या कानपुर में किसने किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नामों को आप जरूर अच्छे से याद रखेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कानपुर, तो भाई कानपुर में जब हम बात करते हैं तो कानपुर में एक नाम आता है, देखिए नाना साहब, ठीक है, नाना साहब। तो देखो हम ऐसे ही बोलेंगे, जैसे कोई एक बच्चा है गलती करता है, तो माँ उससे बोलती है कि चल तू कान पकड़, है ना, और कान पकड़ के बोल ऐसा नहीं करेगा, ना 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 माँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना 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 मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यहाँ बन गया आपका क्या, नाना साहब। और कान पकड़ के तेरे को बोलना पड़ेगा, तो यहाँ कानपुर भी बन जाता है, ठीक है। तो कानपुर में नाना साहब का नाम, ये कनेक्टिविटी मैंने बता दी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कानपुर में क्रांति का जो नेतृत्व है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, यानी पेशवा बाजीराव के जो दत्तक यानी गोद लिए थे, तो नाना साहब ने किया। नाना साहब के सहयोगी अजीमुल्ला खान ने विदेशों में समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी कि उनके जो सहयोगी थे नाना साहब के, उन्होंने सोचा कि विदेशों से भी उनको दूसरे देशों के
लोग भी उन्हें सपोर्ट करें और वो कुछ अंग्रेजों के खिलाफ चलें। और तात्या टोपे अंग्रेजों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध लड़े, यानी यहाँ पर बात आती है तात्या टोपे जी की, क्योंकि आपको पता है ये तात्या टोपे की जो स्टैच्यू है, इनकी जो समाधि है वो हमारे शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, और ये जो तात्या टोपे हैं ये गोरिल्ला युद्ध लड़े और यहाँ जनरल हैवलॉक ने विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो जनरल हैवलॉक जो थे उन्होंने इसका दमन किया। और आप देखेंगे कानपुर है, झांसी है, झांसी और कानपुर ये दो जगह ऐसे हैं जहां पर झांसी की रानी का नाम निकल के आता है। ठीक है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम निकल के आता है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई जो थी ना वो कानपुर और झांसी वाले एरिया को ही कवर कर रही थी। और वो अंग्रेजों का विरोध करते करते देखो ग्वालियर में जाके जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। और एक अंग्रेज था यूरोज, ठीक है, एक अंग्रेज था यूरोज, और यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो थी वीर गति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो ये तो खैर थोड़ा बहुत मोटे तौर पर सबको ही मालूम है, लेकिन एक्यूरेट चीजों को पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है कि कानपुर में क्रांति का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया। और नाना साहब के जो सहयोगी थे अजीमुल्ला खां, उन्होंने विदेशों से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन हैवलॉक जो था अंग्रेज, उसने इस क्रांति को क्या किया, दबा दिया। ठीक है, अब बात आती है भैया लखनऊ। तो लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया, ये हमें याद रखना। ठीक है, देखो इसको कैसे याद रखोगे, हजरत शब्द लगा हुआ ना, तो हजरत यानी हजरत में देखो एक बहुत अच्छा वर्ड छुपा हुआ है, हज। हज जो होते हैं ना मुस्लिम लोग, हज यात्री होते हैं, हज करने जाते हैं। तो हजरत का मतलब हमें हज करने यानी रात में गए। ठीक है, तो रात में हज करने गए। तो यहाँ लिखा हुआ है देखे लखनऊ, यहाँ लिखा हुआ है क्या, लखनऊ। तो लखनऊ से यानी कि हम लाखों लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिमों में अगर देखा जाए तो लाखों लोग जो है वो हज की यात्रा के लिए जाते हैं। ठीक है, लाखों लोग जाते हैं, थोड़े बहुत नहीं जाते। तो बेगम हजरत महल हम याद कर सकते हैं। और अपने नाबालिग पुत्र बिजरिस कादर को नवाब घोषित किया, जहां कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह का दमन किया। ओके, तो यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण नाम निकल के आता है, कॉलिन कैंपबेल। ये कॉलिन कैंपबेल का जो सामना है वो तात्या टोपे जी से भी हुआ था, और जहां तक है कॉलिन कैंपबेल ने तात्या टोपे जी को गिरफ्तार भी किया। ठीक है, तो भाई अगर आपसे पूछते हैं कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो आपका आंसर यहाँ पे निकल के आता है बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कॉलिन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया। बेगम क्या हुआ, बेगम नेपाल चली गई, बोलते हैं या नेपाल भाग गई, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए ना। अब बेगम हजरत महल के बारे में दिया है, ठीक है। अब बात आती है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में झांसी के शासक गंगाधर राव की पत्नी, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पति का नाम क्या था, गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर को जीतने का प्रयास किया। ठीक है, बट अंग्रेज बहुत ही अपने मजबूती में है, जिसका दमन जनरल यूरोज ने किया और कहा विद्रोह करने वालों में वह अकेली मर्द थी। ये किसके बारे में कहा है, ये कहा गया है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, क्योंकि ऐसा बोलते नहीं है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को लोहे के चने चब्बा दिए थे, ऐसा बोलते हैं ना, तो वही है कि यूरोज ने कहा विद्रोह करने वालों में वह अकेली मर्द थी। ठीक है, बरेली में खान बहादुर खान ने स्वयं को रोहेलखंड का नवाब घोषित कर। अब देखो ये बुंदेलखंड का क्लियर हुआ। अब बात आती है बरेली। अभी हमने देखो कौन कौन से क्षेत्र पढ़े हैं, ज्यादा कुछ नहीं तो आप नाम तो पढ़ के रखिए, किस अंग्रेज का नाम आ रहा है वो नाम पढ़ के रखिए। जैसे कानपुर याद, कानपुर में क्रांति का नेतृत्व तो नाना साहब को याद करिए। अब यहाँ पर किस अंग्रेज का नाम आ रहा है, हैवलॉक को। अब हैवलॉक अगर मान लो तुम फिर भी भूल जाते हो तो चलो इसका भी मैं लॉजिक बता देता हूँ। नाना साहब यानी कि जब भी हम नाना के यहाँ जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो हैवलॉक यानी घर पे क्या करते थे, एक बहुत ही हैवी लॉक लगा देते थे। घर पे लॉक लगा के ही जाएंगे ना, नहीं तो चोर चोरी करके ले जाएगा। तो बोले हम घर पे हैवी लॉक लगा के जाते थे, बस हैवलॉक याद आ जाएगा। कनेक्टिविटी बता रहा हूँ भैया, याद कर लो। लखनऊ है तो लाखों लोग जाते हैं हज की यात्रा के लिए, तो हजरत महल, बेगम हजरत महल नाम याद आ जाएगा। ठीक है, इतना तो याद करेंगे। और यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल को भी थोड़ा सा याद रखना है, कॉलिन भी याद रख सकते हो। ये कॉलिन, ये वही कॉलिन भी हो सकता है जो गिलास को साफ करने वाला एक स्प्रे होता है ना।
तो इससे भी याद कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि भैया हज पे जा रहे हैं तो अपने हाथों को पूरी तरीके से साफ करके जाएंगे, या हज पे जा रहे हैं, जिस गाड़ी से जा रहे हैं, जिस कार से जा रहे हैं, जिस बस से जा रहे हैं एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए, तो ड्राइवर क्या करेगा, कॉलिन से बड़ी अच्छे से साफ करके ले जाएगा, ग्लासेस चमका के ले जाएगा कार के, जो भी है ना, कॉलिन कैंपेबल हो गया। बुंदेलखंड में हमें पता है झांसी की रानी, इतना तो हम रानी लक्ष्मीबाई बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यूरोज का नाम मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। अब बात आती है बरेली में, तो बरेली में देखो खान बहादुर खां है। थोड़ा थोड़ा कनेक्टिविटी भी रखते जाइए, पढ़ते जाइए, क्योंकि अगर क्वेश्चन बने तो हम उसको कर पाएंगे, क्योंकि बने हैं प्रश्न तो पढ़ना पड़ेंगे। बरेली में खान बहादुर खां, अब इसको याद करना है। देखो जो बरेली लिखा है, इस बरेली को हम बोल देंगे बड़ी रेली, ओके, इसको बोल देंगे बड़ी रेली। बड़ी रेली जो होती है, बहुत बड़ी रेली होती है, तो उस रेली के अंदर कोई ना कोई आगे चलता है। अब जो आगे चलने वाला होता है वो अपने आप में बड़ा बहादुर होता है। बड़ी रैली में जो आगे चलेगा वो बड़ा बहादुर होगा, मतलब बड़ी रैली में कोई बहादुर होगा वही आगे चलेगा। तो बड़ी बरेली में खान बहादुर खां है, ठीक है। स्वयं को रोहेलखंड का नवाब घोषित कर दिया था, जिसका दमन किसने किया, कॉलिन कैंपबेल। तो आप देख रहे हैं कॉलिन कैंपबेल का उधर बेगम हजरत महल का नाम आया था लखनऊ में, वो भी उधर, लखनऊ भी उत्तर प्रदेश में आता है, बरेली उत्तर प्रदेश में, झांसी भी उत्तर प्रदेश में। यहां तक क्लियर हो गया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। अब फैजाबाद जो है अगर देखा जाए ये भी उत्तर प्रदेश का ही है फैजाबाद, और फैजाबाद में अहमदुल्ला जो थे, मोहम्मद अहमदुल्ला, उन्होंने फैजाबाद में, ठीक है। आपको पता है ये जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, एक नाम सुना होगा आपने जहां तक है, फैजपुर नाम सुना होगा, ठीक है। फैजपुर नाम सुना होगा। एक अधिवेशन हुआ था, मैंने बताया था ना आपको कि पहली बार एक गांव में अधिवेशन हुआ था, फैजपुरी पढ़ा है शायद हमने, है ना। लात मुक्का फौजी ने मारा और बोला जा बाहर, ठीक है, जिसमें 51वां अधिवेशन था वो, और 37 में हुआ था वो, और फौजी फैजपुर मैंने आपको बताया था, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद को याद रखना है, ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे, ठीक है। इस फैजाबाद में और अहमदुल्ला को कैसे याद रखते हैं, फैजा से फौजी याद कर लो, ठीक है, और अहमदुल्ला से दूल्हा याद कर लो, बस सिंपल लॉजिक हो गया। कि अगर ऐसा प्रश्न बने कि फैजाबाद में किसने नेतृत्व किया था क्रांति का, है ना, तो अहमदुल्ला, क्योंकि ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ये नाम तो दिखेगा हमें, बिल्कुल बराबर मिलेगा। अब चूंकि फैजा से फौजी याद करेंगे कि फौजी जो था वो दूल्हा बन गया था, घोड़े पे बैठा था, वो फौजी की ड्रेस में बैठा हुआ था, है ना। बिहार में जगदीशपुर, देखो जगदीशपुर बिहार बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह है, और जगदीशपुर के एक जमींदार हुआ करते थे कुंवर सिंह, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी, 80 वर्षीय जमींदार थे, 80 साल के, और इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी, ये भी बताया जाता है, ठीक है। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली को कर्नल नील ने दबाया, तो यहाँ पर फैजाबाद हमें अहमदुल्ला याद रहेगा। बिहार के जमींदार जगदीशपुर बिहार, आपने नाम भी सुना होगा। यहाँ पर एक गैस पाइपलाइन है, HBJ गैस पाइपलाइन, हमारे भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है, जिसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है, ठीक है। और ये हजीरा महाराष्ट्र से विजयपुर होते हुए जगदीशपुर बिहार में जाती, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश बिहार, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में से होती हुई बिहार, अंडरग्राउंड है ये, है ना, गैस पाइपलाइन है। एक तेल पाइपलाइन अलग है, SBM तेल पाइपलाइन, ठीक है, और ये HBJ गैस पाइपलाइन अलग है, ओके। इलाहाबाद में लियाकत अली को याद रखना है, लियाकत, ठीक है, लियाकत अली को याद रखना है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, ठीक है, प्रयागराज, और लियाकत से भी याद रखना, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, लियाकत अली का भी लॉजिक बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपको याद रहे। तो सोचिए इलाहाबाद गए यानी प्रयागराज गए। अब प्रयागराज क्यों गए हैं, प्रयागराज किसी की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए गए, मान लीजिए कुछ परिवार के लोग, तो वो एक नाव में बैठना चाह रहे हैं, तो वो नाव वाले से बात कर रहे हैं कि कितना किराया लगे, ठीक है। तो अब नाव वाला कह रहा है कि कितने लोग हैं, बोले हम हैं, मतलब आप बताओ किराया बताओ। तो कहते नहीं, लियाकत ना ले आओ, ले आइए, लिया कितना है, कित का मतलब ले आओ कितने लोग हैं, और उनके हिसाब से मैं पैसे बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं मैं 2 लोगों के हिसाब से बताऊंगा, आप 10 लोगों को बिठा दो, है ना। लियाकत क्या मतलब, लिया कितने लोग हैं,
मैं प्रयागराज में आपको पूरा नाव में बैठा के घुमा दूंगा, पर ले आइए कितने लोग हैं मेरे को क्लियर करिए, ठीक है। तो लियाकत अली को थोड़ा सा बना के याद करिए, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है भैया महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का सबसे पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। ओके, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जो केंद्र है, मतलब आप ये समझ सकते हो कि अब अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों से लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे और यहां से अंग्रेजों का पूरा विरोध करना चालू करेंगे। पूना जिले के चितपावन, पूना महाराष्ट्र में आता है आपको पता ही है, तो वहां के चितपावन ब्राह्मणों में सर्वप्रथम स्वराज के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। यानी कि उन्होंने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि नहीं, हमें अब अंग्रेजों का पूरा खुल के विरोध करना है। 1897 में पूना में चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और कृष्ण हरि चापेकर ने पूना प्लेग कमिश्नर रैंड और यस्टर्ड की हत्या कर। देखो यहां पर दो नाम निकल के आते हैं, रैंड और यस्टर्ड। ये जो रैंड और यस्टर्ड हैं ये बड़े महत्वपूर्ण दोनों नाम हैं, और ये रैंड और यस्टर्ड जो हैं इन्होंने क्या किया है, एक प्रकार से अंग्रेजों का पूरी तरीके से विरोध किया और उसमें रैंड और यस्टर्ड की हत्या कर दी, ठीक है। अब देखो थे कौन, चापेकर बंधु थे। कौन भाई, चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधुओं ने ऐसा किया। ओके, अब ये जो चापेकर बंधु हैं इन्होंने रैंड और यस्टर्ड, यानी कि रैंड यानी रेंट से याद कर सकते हैं ना, रेंट मांगने के लिए मालिक आया तो यस्टरडे है ना, यस्टरडे को उसकी हत्या कर दी, ऐसे रैंड यस्टर्ड याद कर सकते हो। ओके, किसने की, दो बंधुओं ने, चापेकर बंधु है ना। पूना में प्लेग रोकने के नाम पर लोगों के घरों में घुस के जोर जबरदस्ती करने के लिए इन दोनों की बड़ी बदनामी हुई थी। तो ये क्या कर रहे थे, कुछ मतलब ऐसे जोर जबरदस्ती कर रहे थे लोगों से, इस वजह से ऐसा हुआ, बताते हैं। 1898 में इनकी हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। चापेकर बंधुओं के द्वारा 1897 में रैंड और यस्टर्ड की हत्या, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों भाई बाइक से आए, 97 का बाइक बना दी हमने, बाइक से आए और इन्होंने क्या किया, फायर किया और इनको निपटा दिया, ठीक है। भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या बताइए, किसने की थी या किसकी हुई थी। तो भारत में पहली जो यूरोपियों की जो हत्या हुई थी तो वो इन चापेकर बंधुओं के द्वारा रैंड और यस्टर्ड की। कब हुई थी, 1897 में, 1897 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब महाराष्ट्र का नाम आएगा तो भैया बाल गंगाधर तिलक का तो नाम आएगा ही, और बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य कहा जाता है, उनके नाम में ये उपाधि लगी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। भारत के बेताज बादशाह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो बेताज बादशाह क्यों कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, इसलिए कहा गया है क्योंकि पहली बात तो ये गरम दल के नेता थे, और गरम दल के नेता होने के कारण जो है ना, बाल गंगाधर तिलक जो हैं इनको कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनाया, ठीक है। तो बेताज बादशाह का कि ये जो कहते थे मतलब अपने दम पे कहते थे, ठीक है। अब सुनिए, तो बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं, ये लाल वाल पाल जो हमने गरम दल पढ़ा था ना बाद में, जब 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, है ना। बाल गंगाधर तिलक को बेताज बादशाह कहा गया है। 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव, ठीक है। शिवाजी वही मराठा द ग्रेट शिवाजी के बारे में बात चल रही है, और गणपति उत्सव, ये दो काम ऐसे हुए महाराष्ट्र के अंदर। तो इससे क्या होता है कि देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पे जुड़ने लगे, है ना, बहुत बड़े स्तर पर इसका आयोजन हुआ। और देश के अलग अलग कोने से नहीं तो महाराष्ट्र के लोग तो इकट्ठे होंगे ना, जैसे त्योहार होता है, गणपति महोत्सव होता है, तो आप देखते हैं कि शहर में क्या धूमधाम होती है। गणपति जी का जो विसर्जन होता है, जिस दिन रैली वगैरह निकलती हैं, है ना, या जिस दिन हम कहें झांकियां वगैरह निकलती हैं, तो उस दिन का माहौल ही अलग होता है। कितने लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से गांव से आते हैं, और शहर के अंदर एक अलग ही माहौल होता है जो पूरी रात दिखाई देता है। तो एक तरीके से लोग इकट्ठे हुए, एक यूनिटी बनी, है ना। और शिवाजी महोत्सव थी मराठा में,
अब यहां पर हमें दो चीजें, एक 93 और एक 95, तो हम कहेंगे गणपति महोत्सव की शुरुआत की और शिवाजी महोत्सव। वैसे ये शिवाजी द मराठा हैं और गणपति जी के पिताजी शिव हैं, वो तो पता है। तो शिव जी के लिए क्या बोल देते हैं, यहाँ 93 है ना, इसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया बम और 95 को ऑब्जेक्ट बना दिया भोले, बन गया बम भोले। ठीक है, तो इसको अगर हम बम भोले भी लिख देंगे ना, BHOLE भी लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि एच का कोई मीन्स है नहीं। तो बम भोले से याद करिए, गणपति महोत्सव शुरुआत की बम भोले, बम भोले यानी 93 में गणपति महोत्सव है और 95 में शिवाजी महोत्सव है, बम भोले। तो आप इसको याद करके रखें। ठीक है, महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना का काफी विकास हुआ। तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा, ओके, देखिए यहां पर बाल गंगाधर तिलक के मैंने दो समाचार पत्र आपको बताया था, एक बताया था मैंने आपको मराठा और एक बताया था केसरी। ओके, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है, तो कई बार स्टूडेंट को लगेगा यार मराठा समाचार पत्र तो मराठी में होना चाहिए, बस यहीं पे तो कंफ्यूजन होगा ना। तो मराठा है तो भैया वो अंग्रेजी भाषा में है, इसको याद करके रखना है, क्योंकि वो कभी भी पेपर में हमसे पूछ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो समाचार पत्र निकाला गया था मराठा, इसकी भाषा क्या थी, इसकी भाषा अंग्रेजी थी, इसकी भाषा मराठी थी, इसकी भाषा हिंदी थी, ऐसे करके बना सकते हैं। तो स्वाभाविक है मराठा है तो अंग्रेजी भाषा में, इसको याद रखना है। छोटी छोटी चीजें जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देता, पर पेपर बनाने वाला एग्जामिनर जरूर ध्यान देता है। ठीक है, तो यहां पर सहयोग किया था आगरकर ने। मराठी भाषा में केसरी, बात समझ में आ रहा है ना, मराठी भाषा में केसरी। अब केसरी क्यों चलाया है कि भैया मराठी लोग जो हैं इसको अच्छे से समझ सकें, और अंग्रेजी में मराठा क्यों चलाया कि अगर देश के अलग अलग हिस्से में भी जाए तो जो हमारी लैंग्वेज नहीं जानते मराठी, वो अंग्रेजी में तो जानते होंगे ना, उस वजह से। दो चीज हो गई। इसमें भी सहयोगी केलकर थे। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई। तो एक प्रश्न आपका यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पत्रकारिता के कारण सजा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर यहां पे आता है बाल गंगाधर तिलक। अगर बोलते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय में या आधुनिक भारत में पहली राजनीतिक हत्या हुई थी, तो वो किसकी हुई थी, तो रैंड और यस्टर्ड की हुई थी। किसने की थी, चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो इन्हें सजा हुई थी किस वजह से, समाचार पत्र में खुल के लिखने की वजह से। अब यह सजा इन्हें अपने केसरी में कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहार करने पर अंग्रेजों की आलोचना करने के कारण हुई थी। यानी कोल्हापुर के महाराज थे, उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की होगी, अंग्रेजों को कुछ गलत बोला होगा, इन्होंने वाह बढ़िया रहा, अच्छा बोला। ठीक है, 1826 से 97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर ना देने का आंदोलन चलाया। यानी महाराष्ट्र में सबको ये मैसेज दिया इन्होंने कि भाई कोई भी कर ना दे। ठीक है, तो सब लोग क्या हो गए, इनके फैन तो थे ही, तो सब लोगों ने बोला कि भैया नहीं, ऐसा नहीं करना, मैं कर देना ही नहीं है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना, एक स्लोगन है, कर मत दो। अगर आपसे ये प्रश्न करते हैं कि बताइए कर मत दो का नारा किसने दिया, ठीक है, कर मत दो का नारा किसने दिया, ये प्रश्न किया जाता है, तो कर मत दो का नारा दिया था भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं, इन्होंने कर मत दो का नारा दिया था, ये एक स्लोगन दिया था। कुल मिलाकर ये पता होना चाहिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है ना, उसी तरीके से कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कुछ लोगों को गांधी जी लगता है, गांधी जी कह सकते होंगे यार आराम हराम है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का स्लोगन है। उस तरीके से हमें ये चीजें याद रखनी है। ये आपका मिसलेनियस वाली जो हिस्ट्री होती है, विविध वाली, जिसमें हम टेबल्स वगैरह वन लाइनर फैक्ट में पढ़ लेते हैं, इसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो चीज भी हमें इतने कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर याद होना चाहिए कि प्रश्न बने तो हम आराम से उसको कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। इसी दौरान जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। 1897 में अपने पत्र केसरी में रैंड और यस्टर्ड की हत्या को उचित ठहराने के कारण
इन पर राजद्रोह का आरोप लगाए। एक तो कोल्हापुर के जो महाराज थे उन्होंने अंग्रेजों की आलोचना की तो उन्होंने बोला वाह बहुत बढ़िया है, तो फिर अंग्रेज नाराज हुए। दूसरा, जब रेंट और यस्टर्ड की हत्या की चापेकर बंधुओं ने तो उसमें भी इन्होंने बड़ी बोला बढ़िया रहा, है ना। तो अब अंग्रेज क्या है, थोड़े ज्यादा सनक गए, उन्होंने बोला यार ये तो ज्यादा ही हो रही है, ठीक है। 18 महीने की सजा दी गई। तो बोलते हैं 18 मैंने यहाँ पर सॉरी 3 है 18 ऐसे, हाँ 6 वर्ष की सजा इनको दी गई थी। बाद में मांडले जेल में रखा गया था इनको, अपन अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले 18 माह की सजा दी गई और 24 जून 1908 में तिलक को फिर गिरफ्तार किया गया और केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर, यानी केसरी में जो उन्होंने लेख लिखा ना अपने पत्र केसरी में, उनके आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया इनके ऊपर और इन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई, ठीक है, 6 साल की। मांडले जेल में इनको रखा गया और बर्मा में जो है म्यांमार, जिसे अपन बोलते हैं वर्तमान में म्यांमार एक कंट्री है, वहां रखा गया। और मांडले प्रवास के दौरान ही उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, उसका नाम है गीता रहस्य। बहुत ही इंपोर्टेंट बुक है गीता रहस्य। तो गीता रहस्य जो बुक है वो बाल गंगाधर तिलक की है, जिसमें उन्होंने गीता के बारे में काफी कुछ अपना लिखा है ना, जेल में रह के। तिलक की सजा के विरोध में बंबई में कपड़ा मिल के मजदूरों ने 1908 में पहली राजनीतिक हड़ताल की। वो थी पहली राजनीतिक हत्या जो चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई थी, और ये है पहली राजनीतिक हड़ताल जो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में कपड़ा मिल के जो मजदूर थे उन्होंने की थी 1908 में, ठीक है। तो ये कहानी बनती है, समझ में आता है कि कैसे कैसे महाराष्ट्र के अंदर ये क्रांति ने बहुत बड़ा रूप लिया है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का तो बड़ा विशेष महत्व दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए लंदन टाइम्स के संवाददाता एवं इंडियन अनरेस्ट, देखिए यहां पर एक समाचार पत्र है जिसे बोला गया है इंडियन अनरेस्ट, ओके। तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक, इनका नाम है वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन चिरोल। तो चिरोल जो सही है, एक जगह सिरोल भी लिखा हुआ है बट चिरोल ही है वो, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा, ठीक है। तो देखिए हमें ये समाचार पत्र का नाम पता होना चाहिए, प्लस ये किसका है ये पता होना चाहिए, और भारतीय शांति का जन्मदाता किसको बाल गंगाधर तिलक को बोला है, किसने बोला है ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो हमें लंदन टाइम्स के संवाददाता थे, एक अंग्रेज था वैलेंटाइन चिरोल, जिसने इंडियन अनरेस्ट एक पत्र निकाला था और इसमें इंडियन के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, और इसमें भारतीय शांति का जन्मदाता जो है बाल गंगाधर तिलक को इसने बताया है। तो स्वाभाविक अंग्रेजों की तारीफ ही लिखी होगी और भारतीय लोगों की बुराई करी होगी इसने, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखें। इंडियन अनरेस्ट को याद करना है और वैलेंटाइन चिरोल को याद करना, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, इसका लॉजिक देखो। इंडियन तो ऐसा ही रहेगा, इसको इंडियन तो इंडियन ही है। इंडियन अनरेस्ट से हमें ऐसे याद करेंगे, अनरेस्ट को हम बोल देंगे अरेस्ट। सोचिए इंडियन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है अलग अलग जगह से, ठीक है। तो इंडियन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन लोग जो है ना, वैलेंटाइन चिरोल का मतलब यह कि वैलेंटाइन शुरू हो गया, ठीक है। तो ना वैलेंटाइन डे जो होता है वो हमारे हिंदुस्तान का कोई पर्व नहीं है, लेकिन ये पुरानी जो पश्चिमी पद्धति है वो चली आ रही है, तो पर कुछ लोग इसको महत्व देते हैं। तो जो इसको महत्व देते हैं तो सोचिए पुलिस उनकी गिरफ्तारी कर रही है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो वैलेंटाइन चिरोल का मतलब वैलेंटाइन शुरू हुआ और उसके पहले से ही नतीजे आने लगे, जिसकी वजह से इंडियन में काफी इंडियंस को अरेस्ट किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है भैया जी हमारे भारत का नहीं है ये, आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट ना लें, ठीक है। तो भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक ही एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं गरम दल के नेता हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो हमने महाराष्ट्र के अंदर पढ़ा, कानपुर के अंदर पढ़ा, बरेली के अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं मित्र मेला व अभिनव भारत के बारे में। देखिए मित्र मेला और अभिनव भारत 1904, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में बीडी सावरकर। तो मित्र मेला और अभिनव भारत की जो स्थापना है
वो बीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो बीडी सावरकर ही याद करेंगे, इससे बड़ी जल्दी याद होता है। कब की थी? 1904 में। तो देखो मित्र मेला, मित्र मेला जब मित्र होते हैं इकट्ठे और मेला में घूमते हैं, तो मित्र मेले में क्या करते हैं? शोर मचाते कि नहीं बताते, चिल्लाते ना, झूले पे, बड़े झूले में बैठे ओ अल्लाह करेंगे, शोर मचाएंगे। सही है। और एक मित्र उनमें से ऐसा होगा अटपटा, वो बात बात पे बीड़ी निकालेगा, गुटखा खाएगा, है ना। तो वो कुछ दोस्त हैं वो बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन एक दोस्त है वो बीड़ी पीता है, तो उसे कहते हैं बीड़ी पीने के लिए, बोले थोड़ा सबर कर यार, तू हमारे सामने बीड़ी मत पी, तू बीड़ी पिएगा मूड हमारा खराब होगा, है ना। तो उससे कहते हैं सबर कर बीड़ी के लिए सबर कर। ठीक है, बीड़ी सबर कर, ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, मित्र मेला। अभिनव, अभिनव भारत से भी याद कर सकते हो, कोई मित्र मेले में घूमने गए हैं। और अभिनव भारत का मतलब अभी नया भारत का निर्माण हुआ है, जिसमें नए युवा हैं और वो बीड़ी नहीं पीते हैं, लेकिन एक है वो पीता है। तो बीड़ी सबर कर, उसको सबर कर उसे समझा रहे हैं। ठीक है, और सारे मित्र जो हैं मेले में क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं। 04 हो गया। तो यहां पर आपको 1904 भी याद हो रहा है, और इसका जो संस्थापक है वो भी याद हो रहा है। ठीक है, 1904 में मित्र मेला नामक संगठन एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यानी पहले ये मित्र मेला होगा, फिर बाद में इसको अभिनव भारत नाम दे दिया होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे लिखा हुआ है, हालांकि 1906 में बीडी सावरकर लंदन चले गए। ठीक है, जो संस्थापक है वो लंदन चले गए, और फिर यहीं पे ये संस्था चलती रही। तो उन्होंने लंदन में ये संस्था को चलाया। ठीक है, अब अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा। यानी कि पांडुरंग महादेव बापट है, और महादेव बापट को बोला कि ऐसा बम सीख के आना जिससे बापट, यानी हम इनको चौपट कर दें अंग्रेजों को। ठीक है, तो महादेव बापट को कहाँ भेजा उन्होंने? पेरिस भेजा। देखो स्वाभाविक है, जो बम सीखते हैं बनाने के लिए तो बम बनाना सीखेंगे तो उस पर रिस्क होती है कि नहीं होती? बताओ, होती है। जो बम बनाना सीखेगा उस पर रिस्क होती है। तो बम बनाने के लिए कहाँ भेजा? पेरिस भेजा। ठीक है, अभी एक और भेजेंगे दूसरे देश में। नासिक षड्यंत्र केस 1909, 1909 नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में हुआ था। और नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन, जो बता रहे थे ज्यादा एक्शन, तो जैक्सन को अनंत लक्ष्मण कनारे ने सड़क के किनारे खड़े होके गोली मार दी। ठीक है, अब क्या किया उन्होंने? सड़क के किनारे खड़े होके गोली मार। ठीक है, तो अनंत लक्ष्मण कनारे। 1911 में जैक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कनारे और कृष्णजी करवे और विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जैक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कनारे जो थे, या कृष्णजी करवे, विनायक देश पांडे, इन्होंने संयुक्त रूप से इन्होंने प्लान बनाया होगा, तो उनको फांसी दे दी सीधी अंग्रेजों ने। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया, इनका नाम ले दिया होगा कि ये कैसे क्या है ना, संपर्क में होंगे कैसे भी करके, तो उनको लंदन चले ही गए थे, लंदन गिरफ्तार कर लिया और उन्हें नासिक लाकर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। नासिक षड्यंत्र केस के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई। यानी कि क्रांतिकारी जो बहुत ज्यादा एक्टिव थे महाराष्ट्र के अंदर, तो नासिक भी महाराष्ट्र में ही आता है आपको मालूम है, तो इनकी एक कम्युनिटी जो थी वो कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने को मिल रही हैं, कहाँ पर क्या है। और देखो बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि भैया 1857 की क्रांति आपने एक दिन में पढ़ा और एक वीडियो देख लिया और उसमें सब कुछ क्लियर हो गया। चीजों को रिवाइंड करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, वरना यही भूल जाओगे कि कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किस अंग्रेज ने इसका दमन किया, है ना। और लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसने दमन किया।
फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, किसने दमन किया, है ना। इलाहाबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, बुंदेलखंड में क्रांति का नेतृत्व कितने अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं देखिए आप, है ना। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ इसने किया और सही आ रहा है तो समझ लो आपको याद हो चुका है। लेकिन फिर भी इनको रिकॉल करते रहना, इनका रिवीजन करते रहना, ठीक है। चीजें तो सब याद हो जाती हैं, हर किसी को याद हो जाती हैं, एक बार पढ़ के याद हो जाती हैं, लेकिन रिवीजन मांग 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 होती है, रिवीजन की मांग जब होती है इसलिए होती है रिवीजन की मांग कि आपको चीजें याद तो है, याद बनी रहे उसके लिए। और उसको स्टूडेंट समझता नहीं है। जब स्टूडेंट का मन लगता है वो उस समय खूब अच्छे से पढ़ता है, पर धीरे धीरे समय के अनुसार वो चीजों में थोड़ा सा ढील छोड़ देता है और कुछ चीजों को पढ़ना बंद कर देता है, उस वजह से बहुत नुकसान होता है ना। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है बंगाल। महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल पहुंचा। ओके, महाराष्ट्र के बाद में क्रांतिकारी आंदोलन जो है कहां पहुंचा भाई, बंगाल पहुंचा। अब देखो उधर बंगाल, महाराष्ट्र के बारे में पढ़ा है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात जो था एक भद्रपोल समाज ने किया था। मतलब इसकी जो रूपरेखा तैयार करी थी, इसको रूपरेखा बोलता, ठीक है। यहाँ बारेंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष के छोटे भाई थे ये, अरविंद घोष जिन्होंने भवानी मंदिर, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, मैंने आपको बताई थी इनकी कृति याद कराई थी, ठीक है। और ये वही अरविंद घोष है जिन्होंने आर्य विलय आश्रम की स्थापना करी थी। भूपेंद्र नाथ दत्त जो विवेकानंद जी के छोटे भाई थे, और इन्होंने युगांतर, तो देखो बारेंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के छोटे भाई और भूपेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद के छोटे भाई ने युगांतर, और बारेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या, और अरविंद घोष ने वंदे मातरम के माध्यम से क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। अब ये पूरे इस पैराग्राफ के अंदर हमें राइटर भी दिखता है और राइटर का एक पत्र है वो भी दिखाई देता है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जैसे यहां पर लिखा ना युगांतर, ये समाचार पत्र है। ये युगांतर समाचार पत्र किससे संबंधित है, आगे मैंने आपको टेबल दी है, टेबल में आपको नाम दिए हैं और नाम के आगे मैंने, लेकिन मैं यहाँ डिटेल में ही आपको याद कराता जाऊंगा कि जब आप टेबल तक पहुंचेंगे तो आपको ऑलरेडी ये बहुत बढ़िया से याद हो चुका होगा, ठीक है। तो युगांतर है भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र कुमार घोष, ये दो नाम हमें याद रखना है, ठीक है। युगांतर का मतलब देखिए युग अंतर, यानी कि पहले के युग में और अभी के युग में क्या आ गया है, बहुत बड़ा अंतर आ गया। युग अंतर यानी पहले के युग में और अभी के युग में बहुत अंतर आ गया है। और वो अंतर कैसा है कि पहले के लोग जो थे ना वो भूपे यानी कि भूमि पे, जमीन पे नीचे बैठ जाते थे, पर अब अभी के जो लोग हैं वो नीचे बैठना मतलब अपनी इमेज खराब होना या अपना अपमान समझना, ये होता है। यानी पहले के जो लोग थे, युग का युगांतर, पहले के युग में और अभी के युग में अंतर आ गया है। पहले के लोग जो थे वो भूमि पे ही बैठ जाते थे, जमीन पे बैठ जाते थे। तो भूपेंद्र नाथ दत्त याद रखना है और वारेंद्र कुमार घोष याद रखना है। वारेंद्र का मतलब जब बाहर जाते थे कहीं भी घूमने के लिए तो नीचे ही बैठ जाते थे, बाहर बाहर, ठीक है, बाहर बैठ जाते थे। वारेंद्र को थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है। भूपेंद्र तो तुम्हारा कहीं पर दिमाग से निकलना ही नहीं है क्योंकि लॉजिक इतना अच्छा है, युग अंतर और भूपे, है ना, बस ये याद रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा हमें वारेंद्र कुमार घोष को भी हाथ में लेके चलना, ठीक है। अब देखो वारेंद्र कुमार घोष ने ये भवानी मंदिर अरविंद घोष की कृति भी मैंने बताई थी, पर ये है वारेंद्र कुमार घोष भी इससे संबंधित हैं, इन्होंने भी उसमें कुछ अपडेट करा होगा क्योंकि अरविंद घोष और वारेंद्र घोष हैं तो दोनों भाई ना। तो एक समाचार पत्र है जिसमें दोनों भाइयों ने कुछ ना कुछ लिखा है या कुछ विचार दिए हैं अपने, तो भवानी मंदिर घोष लिखा हुआ है तो स्वाभाविक अरविंद घोष से हमें याद आ जाएगा कि अरविंद घोष भी और वारेंद्र घोष भी है। और देखिए यहां तक क्लियर हुआ होगा। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या, देखिए संध्या और यहाँ पे लिखा है ब्रह्म बांधव। ब्रह्म बांधव से मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ब्रह्म बांधव से है ना, ब्रह्म बांधव से याद कर लो कि ब्रह्मा जी की वंदना, ठीक है। सोचिए कोई पंडित जी हैं और ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, कब करते हैं, वो संध्या को करते हैं। जैसी संध्या होती है संध्या को वो ब्रह्मा जी की वंदना करते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मो बांधन या ब्रह्मो वंदना संध्या को करते हैं, इतना याद कर लोगे तो संध्या समाचार पत्र याद हो जाएगा तुम्हें, ब्रह्म बांधव, ठीक है। अरविंद घोष ने
वंदे मातरम के माध्यम से। तो अरविंद घोष है, इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र में। भवानी मंदिर है, नील फॉर ओल्ड है, तो अरविंद घोष तो बहुत इंटेलिजेंट है ना, क्रांतिकारी विचारों का प्रचार। ओके। ढाका अनुशीलन समिति है, देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, प्रेजेंट आपको पता ही है। तो ये जो ढाका बंगाल में ही आता था, बाद में बंगाल, पूर्वी बंगाल का नाम बांग्लादेश किया गया, वो बात अलग है, पर ये ढाका बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ पर एक समिति आती है अनुशीलन समिति 1904 में, ठीक है। इसकी 2 ईयर आती है अनुशीलन समिति की, एक ढाका में भी बनी थी और एक कलकत्ता में भी बनी थी, ठीक है। तो ये ढाका वाली है, इसे पूर्वी बंगाल कह देंगे, और उधर पश्चिमी बंगाल कलकत्ता के अंदर भी अनुशीलन समिति है। तो देखो अनुशीलन समिति 1904, और इसकी स्थापना जो है पी मित्रा और पुलिन दास ने की थी, ठीक है। देखो यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है ढाका, बट यहां पर याद रखना है अनुशीलन। इस अनुशीलन को क्या कहेंगे, मान लीजिए अनुशासन, ठीक है। सोचिए 2 मित्र हैं और दोनों मित्र कहीं पर सड़क के किनारे बैठ के बड़ी ही अनुशासन में बैठे हैं, और पी मित्र यानी कि वो पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं। तो एक दोस्त क्या कहता है अपने दोस्त से, दोनों पीने वाले हैं, तो वो एक से कहता है पी मित्र पहले तो पी, और जो पीने वाला मित्र है उसके ऊपर उसने एक कपड़ा ढाका, ठीक है, कपड़ा ढाका, यानी उसके ऊपर ऐसे एक कपड़ा डाल दिया, और पास में वो मित्र बैठा हुआ है, ऐसे करके देख रहा है। फिर वो पी लेगा, पैक लगा लेगा, उसके बाद में फिर वो उसको ढाकेगा, फिर वो कहेगा पी मित्र, और बड़े ही अनुशासन में दोनों सड़क के किनारे बैठे। क्यों? उन्हें किस बात का डर है कि कहीं पुलिस ना आ जाए, क्योंकि आसपास पुलिस की गाड़ी घूम रही थी, तो पुलिस देख लेगी तो फिर समझ लो, फिर तो पकड़ के ले जाएगी कि सड़क के किनारे बैठ के कैसे क्या, है ना। तो पुलिस इसलिए घुमा देंगे अपन आसपास के, भैया पुलिंदास याद आ जाए, और वो ढाका इसलिए याद रखेंगे कि भैया मैं ढाका एक प्लेस है वो याद आ जाए, ठीक है। और मित्र पी मित्रा, तो देखो पी मित्रा और पुलिंदास ने की थी ढाका या अनुशीलन समिति की स्थापना, ठीक है। तो देखो लॉजिक ध्यान रखना है हमें कि कौन सा नाम किस चीज से संबंधित है, क्योंकि पढ़ के निकल जाना। हिस्ट्री टिपिकल सब्जेक्ट क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने में विश्वास करते हैं, पढ़ते जाते, और हिस्ट्री में ये होता है कि पुराना भूलते जाते हैं, नया याद होता जाता है, फिर बाद में पुराना पढ़ते हैं तो ये नया वाला ये चला जाता है, इधर का पढ़ो इधर का साफ, इधर का पढ़ो इधर का साफ। तो एक सिस्टम रखिए। आपको पता है कि हिस्ट्री भूलते हैं, आपको पता है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएंगी, 2 फाइल मैंने आपको अवेलेबल कराई हैं, तो लगभग 200 पेज मान के चलिए, 160, 170, 180। तो आप इन पेजेस को आपने गिन लिया, हाँ सर आपने हमें 170 पेज का दिया हुआ है मटेरियल केवल हिस्ट्री का, है ना। तो भैया अगर हम रोज 10 पेज का रिवीजन भी करें तो ये फाइल हमारी 17 दिन में दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे नहीं सर 10 पेज बहुत ज्यादा है, तो भैया 5 पेज कर दो एक दिन में, तो आप 17 दूनी 34, यानी कि लगभग 1 महीने 5 दिन में आप इन दोनों फाइल का रिवीजन मार दोगे। अगर आपने इन फाइल्स को 6 महीने भी पढ़ लिया लग के, 6 महीने बहुत होते हैं, यानी कि खत्म हो जाए फिर शुरू कर दिया, खत्म हुआ फिर शुरू कर दिया, अगर आपने इनका 6 बार रिवीजन मार दिया, तो मैं दावा करता हूं एक चीज आपकी इधर से उधर नहीं आई। क्योंकि पहली बात तो हम चीजों को कनेक्ट करके याद कर रहे हैं, दूसरी बात हमें चीजें वैसे भी याद आ रही हैं, है ना, कनेक्टिविटी की वजह से, लॉजिक की वजह से, और ऑब्जेक्ट्स की वजह से। तो स्वाभाविक है जब आप इन चीजों को इतनी बार पढ़ लोगे तो ये आपके माइंड में इतना अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा कि कभी एग्जाम में अगर प्रश्न बन गया ना तो आप गलत नहीं करो। क्योंकि मेन उद्देश्य अपना यही है कि इसमें से यहाँ से क्वेश्चन बने और हमने पढ़ा है। क्योंकि देखो नहीं पढ़ा है वो तो तुक्का मार के गलत हो गया, हो जाने दो, बट पढ़ा है तो गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रयास हो तो ज्यादा सही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पी मित्रा पुलिंदास दोनों बता दिए, और यह समिति आगे कलकत्ता की अनुशीलन समिति की इकाई के रूप में कार्य करती रही। मतलब 4 में इसकी स्थापना ढाका में हुई, बट आगे जाके यही समिति जो है कलकत्ता में अपना काम करती रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति 1907,
इसकी स्थापना कलकत्ता में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। यानी कि 4 में तो ये हो चुकी थी, उसने भी 2-3 साल 4 साल काम किया होगा, फिर बाद में यही इसी प्रकार की अनुशीलन समिति उधर कलकत्ता में भी। तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ, उधर पी मित्रा और पुलिंदास, यहाँ पर वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अन्य सहयोगियों में प्रमथ मित्र और सतीश चंद्र बोस भी प्रमुख थे। इस संस्था का नाम अनुशीलन समिति नरेंद्र भट्टाचार्य, जो एन एम राय, नरेंद्र भट्टाचार्य हैं, तो एम एन राय या एन एम राय होना चाहिए, वैसे एन यानी नरेंद्र और एम से भी बीच में कुछ होना चाहिए, ठीक है, या एन भट्टाचार्य से भी याद कर सकते हो, उन्होंने सुझाया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून, ठीक है, खून के बदले खून। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा विरोध करेंगे, हमें मारेंगे, तो हम इनको काय को छोड़ेंगे, ठीक है। तो खून के बदले खून, ये इनका एक स्ट्रेटेजी थी उस वजह से। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा, अनुशीलन समिति क्लियर हुआ, ठीक है, 1907 में। अब देखिए किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया 1908 में। तो हम देख रहे हैं 1904 हमने पढ़ा है, 1904 के बाद 1907 हमने पढ़ा है, और 1907 के बाद अब 1908 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इस 1908 में क्या हुआ कि 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक न्यायाधीश थे किंग्सफोर्ड। ये जो किंग्सफोर्ड है, इस पर खुदीराम बोस ने क्या किया, बम फेंका। प्रफुल्ल चाकी भी थे, किंतु किंग्सफोर्ड का लक अच्छा था कि किंग्सफोर्ड तो बच गए, लेकिन दुर्भाग्य से उस गाड़ी में सवार राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्द रखने वाली, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति हमदर्द रखना का मतलब यह है कि इंडियन को सही मानते थे, ठीक है। तो उसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी यानी एक महिला और उनकी पुत्री दोनों मारी गई इसमें, समझ गए। और प्रफुल्ल चाकी ने इस चीज को देखा कि यार नहीं यार, हमसे बेकसूर लोग मारे गए, तो प्रफुल्ल चाकी ने तो भैया आत्महत्या कर ली। लेकिन खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, इनकी आयु उस समय बहुत कम थी और इनको फांसी की सजा दे दी। तो यह भी बोला जाता है कि सबसे कम उम्र में किसको फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी ये किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिहार का मुजफ्फर जिला, जिसके न्यायाधीश किंग्सफोर्ड यानी मजिस्ट्रेट थे, और इन पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंका, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी, ये बच गए। लेकिन जो एक महिला सवार थी उसमें गाड़ी में, कैनेडी की पत्नी और पुत्री दोनों मारे गए, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। और 1908 में 15 वर्ष की आयु में, समझ रहे हैं, 15 वर्ष, तो उस समय सोचो युवाओं के अंदर कितना जुनून था अंग्रेजों से लड़ने का, कि बताओ 15 वर्ष की आयु, आप समझ सकते हैं 15 साल का लड़का आज के समय में उसका वो इतना जिम्मेदार नहीं होता है, आप देखना। लेकिन यहाँ देखो 15 वर्ष की आयु में ये अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। तो 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। एक तरफ से सारी चीजों को अपन पढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या आंदोलन हुए, कहाँ कहाँ हुए, किस क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इतना अच्छा कंटेंट है, इतना अच्छा मटेरियल है, अगर आप सही से पढ़ें तो वाकई में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत अच्छे प्रश्न भी बनेंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ तक आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, सारी चीजें आप बढ़िया से याद करके रखें, जो भी मैंने आपको समझाया उसका रिवीजन करके रखें, ठीक है। बस ऐसे ही आप रेगुलर पढ़ें, चीजों को समझें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय।